हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट 2021 दिसंबर में जो एग्जामिनेशन हुई थी 21 दिसंबर को, उस पेपर को देखेंगे। इस पेपर में जो पहला प्रश्न है, यह प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा होता है, यानी कि पहला आंसर आपका पॉजिटिव हुआ। दूसरा, शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। बिल्कुल ऐसा कराता है, ये भी आंसर आपका सही हुआ। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल, बच्चे अपने त्रुटि से सीखते हैं, ये भी सही आपका आंसर हुआ। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। ये आंसर जो है ये आपका गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग इसका आंसर, चूँकि नेगेटिव क्वेश्चन है, आंसर 4 मारेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। प्रश्न में त्रुटि है, फिर भी इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तीसरी अवस्था, दूसरा स्तर तीसरी अवस्था, ये थोड़ा सा समझ से परे है, ऐसा कोई है नहीं। फिर भी इसका आंसर जो है, चूँकि तीसरे अवस्था में जो होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि यह हमारा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास जो है इस अवस्था में देखने को मिलता है। यहाँ आंसर इसका तीसरा सही मानेंगे। तीसरा क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर, यह ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। दूसरा, बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता है। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, हाँ, ये ऐसा किया जाता है। फिर भी चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, नहीं, प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करना यह रॉन्ग माना जाता है, इसलिए इसका आंसर तीसरा सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के से बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। अलग अलग, जिसको हम लोग बोलते हैं अपसार बोलते हैं, तो अपसार कहने का तात्पर्य हो गया अपसारी सोच। तो इसमें इसका आंसर हम लोग तीसरा सही मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका नेगेटिव है, नहीं है, अर्थात 3 इसमें सही होगा और 1 आपका गलत होगा। तो जो गलत है वह इसका आंसर होगा। तो वेधन एवं दोहराव, ये रटने वाली जो क्रिया हो जाती है, इसको सही नहीं माना जाता है, इसलिए इसका पहला आंसर ही सही है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, यह सही माना जाता है। प्रयोगात्मकता, ये भी सही है। सामूहिक सहयोगिता, ये भी सही है, अर्थात पहला आंसर इसका नेगेटिव रहने के कारण सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। अब 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको क्या किया गया है कि विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, नहीं, कटौती तो नहीं किया गया है, कुछ ऐड ही किया गया है। विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, हाँ, लचीलेपन में वृद्धि किया गया है। रटंत अधिगम को महत्व, नहीं, ऐसा नहीं किया गया है, अर्थात मेरा दूसरा सही हुआ और पहला और तीसरा गलत है। चौथा देखते हैं, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व, हाँ, ऐसा किया गया है, तो दूसरा और चौथा, तो यह ऑप्शन जो है हमारा दूसरे में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर दूसरा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में
बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? तो संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चे स्वयं किसी कार्य को करते हैं, तो अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुकता लिए हुए हैं, यह हो सकता है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सब बनाने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय प्राणी के रूप में, बिल्कुल नहीं। छोटे वयस्कों के रूप में, यह भी आंसर आपका हो सकता है। इसमें हम लोग इसके ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे, ये आपका ज़्यादा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? अब इसमें हम लोग इशारे एवं संकेत इसका फोल्डिंग में किया जाता है। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ये भी किया जाता है। सहपाठियों संग साझा शिक्षण, ये भी है। रटना, ये नहीं होता है। रटना कहीं भी रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, तो आपका ऑप्शन 4 सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, तो 6 1 के स्थान पर 1 6 लिखता है, और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, मतलब बी की जगह पर और डी लिख देता है, मतलब लिखने की क्रिया में उसकी गलती हो रही है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? तो यह लेखन का प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें डायरेक्ट हम लोग करेंगे लेखन वैकल्य, मतलब इसमें राइटिंग डिसेबिलिटी जो है वह पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? नए स्कीमा का रचना होगा तो अनुकूलन की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका आंसर तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न, एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? अब रचनावादी कंस्ट्रक्ट, बच्चे अपने ज्ञान का रचना स्वयं करते हैं। इसमें क्या हो जाए, अध्यापक और छात्र दोनों की क्रियाशील है, ये आंसर सही हो सकता है। आगे चेक करते हैं। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल ही नहीं। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। हाँ, छात्र क्रियाशील इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे स्वयं अपनी ज्ञान की रचना करते हैं। तीसरा ऑप्शन भी आपका सही लग रहा है। अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय नहीं, छात्र निष्क्रिय नहीं होते हैं। इसमें पहले और तीसरे में देखते हैं तो तीसरा ऑप्शन जो है ज़्यादा सही है, क्योंकि छात्र स्वयं अपने ज्ञान की रचना करते हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? ये गार्डनर साहब ने अपना बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया इसमें किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? यह जेंडर रूढ़िवादिता है कि हम लोग इस किसी भी चीज़ को जेंडर से जोड़ देते हैं और एक रूढ़िबद्ध उसको धारणा में कंप्लीट कर लेते हैं, तो यह उससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। हाँ, ऐसा किया जा सकता है। दूसरा, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, बिल्कुल किया जा सकता है। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, ये भी किया जा सकता है। छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले, नहीं, ये मानकीय पाठ्यक्रम जो है ये सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है कि पहला, दूसरा और तीसरा जहां होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो यह ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में, इसका ऑप्शन आपका 4 सही माना जाएगा।
अगला प्रश्न, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। हाँ, ये ऐसा सही होगा। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल गलत बात। बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन पहला जो है सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न जो है थोड़ा सा डैमेज है। हम आगे वाले प्रश्न को 15 तक देखे हैं, फिर आगे वाले प्रश्न को हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आप लोग को अगर आगे देखना हो तो वीडियो को आप पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।